एक इक्विटी फंड पर भरोसा करने से पहले उसका रिकॉर्ड कितने साल देखना चाहिए? जवाब है पूरे 5 साल। 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, तभी पता चलता है फंड सच में अच्छा है या सिर्फ किस्मत। अब सामने प्रॉब्लम यह है, चुनना है एक ही फंड, लेकिन ऑप्शंस हैं सैकड़ों। तो चलो आज क्रैक करते हैं, सही स्कीम कैसे पिक करें। अब एक नजर डालते हैं पूरे रास्ते पर। इस चैप्टर में हमारे सामने 6 पड़ाव हैं। हम कहां जा रहे हैं, एक झलक देख लो। पहला, इन्वेस्टर को समझना। दूसरा, रिस्क की सीढ़ी। तीसरा, इक्विटी को शेप देना। चौथा, एक्टिव बनाम पैसिव। पांचवा, फंड को परखना। और छठा, करना क्या है और क्या नहीं। और हाँ, शुरू करने से पहले कमेंट्स में बताओ, इस पूरे चैप्टर में तुम्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला हिस्सा कौन सा है। तो पहला पड़ाव, इन्वेस्टर को समझना। सबसे पहला सवाल फंड का नहीं है, इन्वेस्टर का है। क्योंकि जरूरत ही तय करती है कौन सा एसेट क्लास चाहिए। जिसको ग्रोथ चाहिए यानी पैसा बढ़ाना है, उसके लिए इक्विटी, बशर्ते होराइजन लंबा हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म के झटके टाइम के साथ स्मूथ हो जाते हैं। जिसको रेगुलर इनकम चाहिए, उसके लिए डेट, स्टेडियर रिटर्न्स, कम रिस्क। और जिसे बस थोड़े दिन के लिए पैसा पार्क करना है, उसके लिए लिक्विड, जहां लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। और ये रिस्क एपेटाइट होता क्या है? 3 चीजों का मेल, आपकी नीड, आपकी एबिलिटी और रिस्क लेने की विलिंगनेस। उसी नीड से पोर्टफोलियो बनता है। अब यही नीड आगे तय करती है पोर्टफोलियो का शेप। और यहां एक सिंपल फॉर्मूला है, कोर और सैटेलाइट। आपका जो कोर है, करीब 80%, ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होता है। डाइवर्सिफाइड फंड्स, लार्ज और मिड कैप, जो मार्केट के साथ चलते हैं। और बाकी करीब 20% होता है सैटेलाइट, यानी टैक्टिकल बेट्स, सेक्टर, गोल्ड या गिल्ट फंड्स, जो सिर्फ तब तक रखते हो जब तक कंडीशन सही हो। तो एक मॉडरेट इन्वेस्टर चलता है करीब 80% कोर, 20% सैटेलाइट। और जो थोड़े बोल्ड हैं, वो सैटेलाइट की तरफ ज्यादा झुकते हैं। अब दूसरा पड़ाव, रिस्क की सीढ़ी। यहां एक बात पक्की समझ लो, रिस्क और रिटर्न साथ साथ चढ़ते हैं। सबसे नीचे है लिक्विड, सबसे कम रिस्क। उससे ऊपर डेट, रिस्क लो से मॉडरेट। फिर हाइब्रिड, जो दोनों का मिक्स है। और सबसे ऊपर इक्विटी, सबसे ज्यादा रिस्क और सबसे ज्यादा रिटर्न। तो सीढ़ी याद रखो, लिक्विड, डेट, हाइब्रिड, इक्विटी। जैसे जैसे ऊपर जाते हो, रिस्क भी बढ़ता है और रिटर्न भी। अब डेट फंड्स के अंदर चलते हैं। यहां एक और सीढ़ी है, क्रेडिट रिस्क की, कम से ज्यादा। सबसे नीचे गिल्ट फंड, गवर्नमेंट बैक्ड, सबसे सेफ। उससे ऊपर बैंकिंग और पीएसयू फंड, हाई क्वालिटी। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, थोड़ा ज्यादा रिस्क। और सबसे ऊपर क्रेडिट रिस्क फंड, सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क। अब यहां एक एग्जाम अलर्ट है, गिल्ट फंड में क्रेडिट रिस्क सबसे कम होता है, क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट को देता है और गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती। बस कंपेयर तब करना जब इंटरेस्ट रेट रिस्क सबके लिए एक जैसा माना जाए। इन दोनों सीढ़ियों को याद कैसे रखें? 2 लाइनें हैं और इन्हें कभी आपस में मत मिलाना। पहली, एसेट क्लास का रिस्क। याद रखो, लिटिल डक्स हॉप एवरीवेयर, यानी लिक्विड, डेट, हाइब्रिड, इक्विटी। दूसरी, डेट के अंदर क्रेडिट रिस्क। याद रखो, गुड बैंक्स चार्ज केयरफुली, यानी गिल्ट, फिर बैंकिंग और पीएसयू, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड और आखिर में क्रेडिट रिस्क। अब एक क्विक चेक पॉइंट, सवाल यह है, कौन सी स्कीम क्रेडिट रिस्क पर सबसे कम रिस्की है? ऑप्शन ए, क्रेडिट रिस्क फंड। ऑप्शन बी, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ऑप्शन सी, डायनामिक बॉन्ड फंड। ऑप्शन डी, गिल्ट फंड। वीडियो पॉज करो और खुद जवाब सोचो। और जवाब है ऑप्शन डी, गिल्ट फंड। गिल्ट फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है और उससे सेफ इशूअर कोई है ही नहीं। इसीलिए क्रेडिट रिस्क की सीढ़ी में ये सबसे नीचे बैठता है। एक बार रिकैप कर लो, गिल्ट, फिर बैंकिंग और पीएसयू, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड और फिर क्रेडिट रिस्क। अब तीसरा पड़ाव, इक्विटी को शेप देना। यहां एक सिंपल रूल है, जितनी बड़ी कंपनी उतना कम रिस्क। स्मॉल कैप फंड में रिस्क सबसे ज्यादा, पर पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा। मिड कैप कहीं बीच में है। लार्ज कैप सबसे स्टेबल, सबसे टिकाऊ।
और मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप ये हर साइज में फैले होते हैं, इसलिए इनका रिस्क किसी प्योर मिड या स्मॉल कैप फंड से कम रहता है। अगर तुम भी NISM की तैयारी कर रहे हो और ऐसे सिंपल ब्रेकडाउन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि सीरीज की कोई भी वीडियो छूटे नहीं। साइज के बाद एक और एंगल है, बात है स्प्रेड बनाम कंसंट्रेशन। सिंपल बात, जितने कम बेट्स उतना ज्यादा रिस्क। डाइवर्सिफाइड फंड कई सेक्टर्स में फैला होता है, इसलिए सबसे सेफ। फोकस्ड फंड सिर्फ कुछ गिने चुने स्टॉक्स पर टिका होता है। थीमैटिक फंड एक ही थीम पर खेलता है और सेक्टर फंड सिर्फ एक ही सेक्टर पर, इसलिए सबसे रिस्की। एक मशहूर लाइन है, डाइवर्सिफिकेशन इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। और यही वजह है कि सेक्टर फंड्स को टाइमिंग स्किल चाहिए, इसलिए इनकी जगह सैटेलाइट पोर्टफोलियो में होती है, कोर में नहीं। अब दूसरा चेक पॉइंट, बताओ किस फंड में कंसंट्रेशन रिस्क सबसे कम होता है। ऑप्शन ए मल्टी कैप फंड, ऑप्शन बी फोकस्ड फंड, ऑप्शन सी थीमैटिक फंड, ऑप्शन डी सेक्टर फंड। वीडियो पॉज करो और जवाब चुनो। और सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मल्टी कैप फंड। ये फंड पैसा पूरे मार्केट में फैला देता है, जबकि फोकस्ड, थीमैटिक और सेक्टर फंड कुछ ही नेम्स में सिमट जाते हैं, इसलिए इनका कंसंट्रेशन रिस्क ज्यादा होता है। याद रखो, रिस्क बढ़ता है डाइवर्सिफाइड, फोकस्ड, थीमेटिक सेक्टर। अब चौथा पड़ाव, एक्टिव बनाम पैसिव। सवाल सिंपल है, मार्केट को बीट करना है या मार्केट बन जाना है। एक्टिव फंड में मैनेजर कोशिश करता है बेंचमार्क को हराने की। इसमें कॉस्ट ज्यादा, रिस्क ज्यादा और कोई गारंटी नहीं कि काम करेगा। पैसिव या इंडेक्स फंड बस किसी इंडेक्स की नकल करता है। यहां सिलेक्शन रिस्क नहीं, कॉस्ट कम और रिटर्न सीधे मार्केट को ट्रैक करते हैं। अब एक एग्जाम अलर्ट, कई लोग सोचते हैं पैसिव फंड सेफ है, मार्केट गिरे तो भी इनका NAV नहीं गिरता। ये बिल्कुल गलत है। अगर इंडेक्स गिरा तो इंडेक्स फंड का NAV भी उतना ही गिरेगा। अगर अब तक ये सारे रिस्क वाले लैडर्स क्लियर हो गए हैं तो एक लाइक कर दो, बस 2 सेकंड लगेंगे। अब पांचवा पड़ाव, फंड को परखना। खरीदने से पहले 6 चेक हैं, एक एक करके देखो। पहला, परफॉर्मेंस, फंड ने बेंचमार्क और पीयर्स को हराया या नहीं। इक्विटी में 5 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड देखो। दूसरा, पोर्टफोलियो, क्या ये सच में अपने बताए ऑब्जेक्टिव से मेल खाता है। तीसरा, फंड की उम्र, जितना लंबा रिकॉर्ड उतना ज्यादा स्टडी करने को। चौथा, फंड का साइज, बड़ा साइज लार्ज कैप में मदद करता है पर मिड और सेक्टर फंड को नुकसान। पांचवा, टर्नओवर, ज्यादा चर्न मतलब ज्यादा ब्रोकिंग कॉस्ट। और छठा, एक्सपेंसेस, हर खर्च आपके रिटर्न पर बोझ है। हाँ एक बात, लॉन्ग टर्म डेट को परखो 3 साल से ज्यादा में, और शॉर्ट टर्म डेट के लिए छोटे पीरियड्स भी ठीक है। अब आखिरी पड़ाव, करना क्या क्या नहीं। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर के गोल्डन रूल्स हैं। करना क्या है, पहला, स्कीम इन्वेस्टर की जरूरत से मैच होनी चाहिए। उसके एसेट एलोकेशन पर टिके रहो। पहले ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी समझो और एक कंसिस्टेंट लिखा हुआ सिलेक्शन तरीका इस्तेमाल करो। और नहीं करना क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस के पीछे मत भागो, जरूरी नहीं वो टिके। रिडेम्पशन पर टैक्सेस और एग्जिट लोड मत भूलो। सिर्फ स्टार रेटिंग देखकर मत बेचो, वो तो पुरानी बात बताती है। और हर तिमाही फंड बदल बदल कर टॉपर के पीछे मत दौड़ो। और हाँ, अगला स्लाइड स्क्रीनशॉट वाला है, पर उससे भी डिटेल्ड नोट्स और PPT डिस्क्रिप्शन में है, वहां से फ्री ले लेना। स्क्रीनशॉट के लिए तैयार हो जाओ। चलो पूरे चैप्टर को 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। पहला, नीड तय करती है एसेट क्लास, ग्रोथ के लिए इक्विटी, इनकम के लिए डेट और पार्क करने के लिए लिक्विड। दूसरा, रिस्क एपेटाइट मतलब नीड जमा एबिलिटी जमा रिस्क लेने की विलिंगनेस। तीसरा, मॉडरेट इन्वेस्टर करीब 80% कोर और 20% सैटेलाइट रखता है। चौथा, रिस्क की सीढ़ी, लिक्विड डेट, हाइब्रिड इक्विटी। पांचवा, क्रेडिट रिस्क, गिल्ड सबसे कम, फिर बैंकिंग और PSU, फिर कॉर्पोरेट, फिर क्रेडिट रिस्क। छठा, इक्विटी का साइज, स्मॉल कैप सबसे रिस्की, लार्ज कैप सबसे स्टेबल। सातवां, कंसंट्रेशन डाइवर्सिफाइड फोकस्ड थीमेटिक सेक्टर। आठवां, पैसिव फंड भी गिरते हैं जब इंडेक्स गिरता है। नौवां, इक्विटी परफॉर्मेंस 5 साल से ज्यादा में परखो, बेंचमार्क और पीयर्स के सामने। और 10वां,
पास्ट परफॉर्मेंस के पीछे मत भागो, जरूरी नहीं वो टिके। और बस, चैप्टर 12 खत्म। अब तुम एक स्कीम सोच समझ कर पिक कर सकते हो, तुक्के से नहीं। नीड, रिस्क की सीढ़ी, कंसंट्रेशन, एक्टिव बनाम पैसिव, और वो 6 फंड चेक। यही तो है पूरा डिसीजन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट अप है चैप्टर 13, तो स्ट्रीक को यूं ही बनाए रखो। इस पूरी NISM सीरीज को अपनी तैयारी का हिस्सा बना लो, चैनल सब्सक्राइब करके, ताकि हर चैप्टर इसी तरह टूट कर तुम्हारे सामने आए।